एक स्पेसक्राफ्ट में एक मशीन ने स्लीपिंग यूनिट खोली और रायलैंड को मेडिकली इंड्यूस कोमा से जगाया। शिप का एआई काम कर रहा। मैरी उससे कुछ क्वेश्चंस पूछती है उसकी मेंटल स्टेट चेक करने के लिए, लेकिन रायलैंड को कुछ भी याद नहीं था। वो बिल्कुल डरा हुआ था। वो टेबल से उठा और रोबोट आर्म से डेस्परेटली भाग गया। पूरी शिप में दूसरे लोगों को ढूंढते हुए जब फाइनली उसे कोई मिला, वो इंसान मरा हुआ था। रायलैंड भटक भटक कर सोचने लगा कि वो कहाँ है। फाइनली एक विंडो मिला और समझ गया वो स्पेस में है। और ये भी रियलाइज हुआ कि वो अलग अलग मशीन्स को पहचान सकता था। इसका मतलब ये था कि वो साइंटिस्ट है। अगले रूम में बड़े बड़े स्क्रीन्स पे अर्थ की खूबसूरत जगहों की क्लिप्स चल रही थी। साफ कपड़े मिलने के बाद मैरी ने कहा, रोज एक डेयरी फिल्म करो। उसने कैप्टन के बारे में पूछा तो मैरी ने सीधा बताया कि वो पूरे क्रू में से अकेला बचा हुआ है। उसने मैरी से कहा, मुझे वापस ले चलो, पर मैरी ने ये कमांड रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। स्क्रीन पे रायलैंड ने सूरज देखा और सोचा वो अभी भी सोलर सिस्टम में है, तो अर्थ को मैसेज करते हैं, लेकिन मैरी ने बताया कि ट्रांसमिशन में ऑलमोस्ट 12 साल लगेंगे। रायलैंड कंफ्यूज होता है। जब मैप चेक किया, वो अर्थ से लगभग 113.8 लाइट ईयर्स दूर था। तभी सर में दर्द हुआ और कुछ यादें याद आई। वो एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट था और हमेशा आर्क लाइट प्रोब की न्यूज फॉलो करता था, जो पेट्रोल लाइन इन्वेस्टिगेट कर रही थी। इस प्रोब की इमेज ने रिवील किया कि सन डिम हो रहा है। रायलैंड एक मिडिल स्कूल टीचर था, तो उसके स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। इस न्यूज के बारे में उसने एक्सप्लेन किया कि प्रूवा लाइन सन से वेनस तक एक इंफ्रारेड लाइन थी जो स्लोली सन को डिम कर रही है, यानी धीमा कर रही है। अगले 30 सालों में अर्थ ठंडी होने लगेगी। बच्चे घबरा गए क्योंकि उन्होंने सुना था कि ये सब लाइफ खत्म कर सकता है, पर रायलैंड ने उन्हें एश्योर किया कि दुनिया के सबसे ब्राइट माइंड्स ऑलरेडी इस सोल्यूशन पर काम कर रहे हैं। प्रेजेंट में रायलैंड ने अपनी दाढ़ी काटी और सप्लाईज चेक की। वोडका मिली तो वो पीने लगा और स्नैक भी खा लिए। वो अपने क्रू का सामान चेक करने लगा तो उसे याद आया। उनके कपड़ों से एक डॉल बनाई और उसके साथ डांस किया, ये दिखावा करने के लिए कि वो इतना अकेला नहीं है। व्हाइट बोर्ड पे नोट्स लिखने लगे, अपने आप समझने की कोशिश में। और फिर एक और मेमोरी आई। एक दिन क्लास के बाद ईवा आई, प्रूवा टीम की हेड। उसने रायलैंड का पेपर पढ़ा था जिसमें लिखा था कि लाइफ के लिए पानी जरूरी नहीं, और वो उसकी हेल्प मांगने आई थी। रायलैंड ने याद दिलाया कि उसे फायर किया गया था इस बात के लिए, लेकिन ईवा जानती थी क्योंकि उसने एक सुपीरियर को इंसल्ट किया था और तब से कोई उसे अपने पास नहीं रखना चाहता था। रायलैंड भागना चाहा पर ईवा पीछे आई और बताया कि प्रोब के सैंपल्स सन की सरफेस पे सरवाइव कर गए थे, तो उसकी वाटर थ्योरी सही हो सकती थी। रायलैंड उनके साथ जाने के लिए मान गया। जब कंफर्म हुआ कि सन मर रहा है, लैब में रायलैंड ने सैंपल्स पे टेस्ट किया। जब इम्पोर्टेंट फॉरेन लीडर्स देख रहे थे, सैंपल्स हिल रहे थे, पर इसका मतलब जरूरी नहीं था कि वो अलाइव हैं, और वो इतने डार्क थे कि अंदर देखना इम्पॉसिबल था। रायलैंड अलग अलग टेक्निक्स ट्राई करने लगा तब तक जब तक उसने उन्हें लाइटन नहीं कर दिया, यानी कि ब्राइट, और कंफर्म हुआ कि ये छोटी एलियन सेल्स थी। ये सेल्स मर गई थी, पर इसका मतलब था अब वो जांच सकता था कि वो किस चीज से बनी है। और कुछ और टेस्ट के बाद पता चला कि ये सेल्स मोस्टली पानी से बनी थी, जिसे वो गुस्से में चीजें फेंकने लगा क्योंकि मतलब था उसकी थ्योरी गलत है। सेल मूवमेंट के वक्त बहुत सारा इंफ्रारेड लाइट रेडिएट करती थी और उनकी वेव्स प्रूवा लाइन की फ्रीक्वेंसी से मैच करती थी। वो सोलर एनर्जी कंज्यूम करके उसे मूव करने के लिए एक्सपेल करती थी। बाद में ईवा ने रायलैंड को घर जाने को कहा क्योंकि उसके पास और भी साइंटिस्ट थे, लेकिन वो अब इन्वेस्ट हो चुका था और इंसिस्ट किया कि वो दुनिया की मदद करना चाहता था। तो ईवा ने उसे 3 सेल्स रखने दी और टेस्टिंग जारी रखने की परमिशन दी। रायलैंड सोचने लगा, ये सेल्स वीनस क्यों गई और बीच में मरकरी को स्किप क्यों किया। आइडियाज आए तो वो हार्डवेयर स्टोर गया और बहुत सारा सामान खरीदा। एक बड़े बॉक्स में उसने एक छोटा बॉक्स रखा जो वीनस एटमॉस्फेयर जैसी इंफ्रारेड लाइट इमिट करता था। अगर सेल्स उस तरफ जाती हैं, इसका मतलब उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। बॉक्स सील करने के बाद रायलैंड ने लाइट कनेक्ट की और सेल्स एक सेकंड में गायब हो गई। थ्योरी कंफर्म हो गई, पर इसका मतलब 3 सेल्स बॉक्स में कहीं लूज थी। अगर बॉक्स खोला तो वो भाग जाती। अगली लाइट सोर्स की तरफ कुछ गार्ड्स की मदद से रायलैंड ने पूरी लैब सील कर ली। फिर लाइट्स बंद की और रायलैंड ने बॉक्स दोबारा खोला। तीनों ओरिजिनल सेल्स जल्दी मिल गई और शॉक में उसने देखा कि एक छोटी सेल भी थी। मतलब सेल्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों चाहिए, इसीलिए वो वीनस गई। सारी सेल्स एक डिश में डालने के बाद लाइट्स ऑन की और रायलैंड ने ईवा को ये बड़ी न्यूज दी। बाद में मिलिट्री ने रायलैंड को एक जेट में उठाया और वो स्पीड से इतना घबरा गया कि उसे नींद की दवाई लेनी पड़ी। वो बाद में एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे जागा और
और जेट से उतरते ही उल्टी कर दी। ईवा ने तुरंत उसे दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट और लीडर्स की टीम से मिलवाया। वो हर सवाल का जवाब नहीं दे सकता था, लेकिन टीम ने कंफर्म किया कि उन्हें उसका एक्सपेरिमेंट रिप्रोड्यूस किया और रिजल्ट सेम आए। उन्होंने इस नए ऑर्गेनिज्म का नाम एस्ट्रोप रखा और वो 20 लाख किलो बनाना चाहते थे। रायलैंड समझ नहीं पाया कि इतना ज्यादा क्यों चाहिए, तो ईवा ने उसे प्रोजेक्ट हेल मैरी के पीछे सारे सीक्रेट्स के एक्सेस दे दिए। पता चला हमारा सन अकेला नहीं मर रहा था, ये पूरी यूनिवर्स में हो रहा था और अभी तक सिर्फ एक स्टार था जो इन्फेक्टेड नहीं था। टैटी जो अर्थ से 11.9 लाइट ईयर्स दूर था, वो नहीं जानते थे टैटी इम्यून क्यों था। तो प्लान था कि एक स्पेस क्राफ्ट भेजो वहाँ, उन्हें इतने लंबे सफर के लिए काफी फ्यूल चाहिए था और एस्ट्रोफेज वो फ्यूल हो सकता था अगर वो 20 लाख किलो बना सके। रायलैंड ने पॉइंट आउट किया कि इतना ज्यादा एस्ट्रोफेज कैलिफोर्निया उड़ा सकता है, तो ईवा ने एक्सप्लेन किया इसलिए वो ओशन में एक शिप पे थे। ये सारा फ्यूल फिर भी सिर्फ एक वन वे ट्रिप के लिए काफी होगा, तो रिजल्ट्स प्रोब में वापस अर्थ भेजे जाएंगे और एस्ट्रोनॉट स्पेस में ही मर जाएंगे। पूरी ट्रिप में कोमा में रहेंगे और सिर्फ 3 चाहिए, एक पायलट, एक इंजीनियर और एक साइंटिस्ट। प्लान के कामयाब होने के चांसेस बहुत कम थे, इसलिए इसका नाम था हेल मैरी। ये सारी यादें वापस आने के बाद रायलैंड ने बाल काट लिए और ठीक से कपड़े पहने। उसने अपने क्रू को भी एक बार फिर देखा और उनके लिए रोया। बॉडी साफ करने के बाद उसने उनकी फोटोज उनकी जेबों में डाल दी और उनके सैक्रिफाइस के लिए एक स्पीच दी। रोते हुए रायलैंड ने प्रॉमिस किया कि वो मिशन पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। फिर उसने बॉडी स्पेस में इजेक्ट कर दी। कुछ वक्त बाद मैरी ने रायलैंड को बताया कि वो टैटी के करीब आ रहे हैं। वो इंजन्स बंद कर दिए। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट टैटी के ऑर्बिट में दाखिल हुआ, शिप की ग्रेविटी चली गई और रायलैंड फ्लोट करने लगा। जब वो रोक पाया, उसने बाहर देखा और नोटिस किया यहाँ भी एक प्रूवा लाइन है, पर सन ठीक है। फिर एक और शॉक, पास में एक और स्पेसशिप था। जब ये स्पेसशिप बहुत पास आई, रायलैंड पायलट सीट पे भागा और क्लमजी तरीके से अपनी शिप उड़ाता रहा जब तक दूसरी शिप दिखाई देनी बंद हो गई। लेकिन दूसरी स्पेसक्राफ्ट फिर से पास आई। रायलैंड भागता रहा, पर जहाँ भी जाता दूसरी स्पेसक्राफ्ट पीछे आती। फाइनली उसने हेल मैरी की तरफ एक ऑब्जेक्ट भेजा। रायलैंड डरा कि ये बॉम्ब हो सकता है, तो उसने इग्नोर कर दिया। ऑब्जेक्ट शिप से उछलकर चला गया। अजीब शिप ने एक और भेजा धीमी स्पीड से, तो रायलैंड ने डिसाइड किया कि स्पेस वॉक पे जाके उसे पकड़ेगा। सूट पहना, इंस्ट्रक्शंस जल्दी पढ़ के और बहुत ही क्लमजी तरीके से शिप से निकला। बहुत स्ट्रगल के बाद वो किसी तरह जंप करके बिल्कुल वक्त पे ऑब्जेक्ट पकड़ लिया। वापस शिप पे वो ऑब्जेक्ट खोल ही नहीं पा रहा था। एक क्विक स्कैन बोली, ये ज़ेनॉन से बना है, इसका कोई मतलब ही नहीं था। तब उसे सेंट्रीफ्यूज सिस्टम याद आया जो उन्होंने शिप के लिए बनाया था। रायलैंड ने उसे एक्टिवेट किया और शिप स्पिन करने लगी। कुछ सेकंड्स में शिप स्टेबल हो गई और ग्रेविटी वापस आई। ऑब्जेक्ट दोबारा एनालाइज किया। स्कैन फिर से ज़ेनॉन बोल रहा था। उसने टॉप ट्विस्ट किया, इस बार खुल गया। मैरी ने वार्न किया, रूम में फॉरेन प्रेजेंस है। रायलैंड ने जल्दी ऑब्जेक्ट ग्लो बॉक्स में डाला और एक अजीब स्फीयर निकाला जिसमें लाइंस थी। उसने देखा एक और लिड भी है। खोलते ही एक छोटा स्फीयर मिला जिसमें रॉड्स थे। वो हाथ से कूद कर खुद खड़ा हो गया। रायलैंड ने इसे स्पेस के मैप से कंपेयर किया। समझा एलियन उसे बता रहा है वो कहाँ से आया, जो अर्थ से भी काफी दूर था। रायलैंड ने स्फीयर के रॉड्स रीअरेंज करके अर्थ की लोकेशन मार्क की और उसे एलियन स्पेसक्राफ्ट को वापस भेज दिया। कुछ ही वक्त में एलियन ने एक नया ऑब्जेक्ट भेजा जो एक टनल की तरह थी। रायलैंड को आइडिया आ गया। उसने अपनी शिप काफी नजदीक ले आया। एलियन स्पेसक्राफ्ट ने दोनों शिप्स को एक टनल से जोड़ दिया। वहीं पे फिर रायलैंड ने सूट पहना और केयरफुली टनल क्रॉस किया जब तक वो दूसरी शिप तक नहीं पहुंचा और एक विंडो से अंदर नहीं देखा। अचानक गिलास के पीछे कुछ हिला और रायलैंड इतना डरा कि वो वापस टनल में भाग गया, पर उसने दीवार पकड़ ली। ठीक वक्त पे वापस विंडो पे आया और एक एलियन हाथ हिलता दिखा। उसने कुछ टॉयज दिखाए, एक छोटा रायलैंड और एक शिप का मॉडल। टॉयज हिला के एलियन ने कहा रायलैंड अपनी स्पेस क्राफ्ट में वापस जाए। जैसे ही रायलैंड वापस गया, एलियन ने टनल डिस्कनेक्ट कर ली और अपनी शिप को हेल मैरी जैसे रोटेट कराया। फिर टनल वापस कनेक्ट की और जब रायलैंड ने दरवाजा खोला तो उसे बहुत ज्यादा प्रेशर लगा, पर अब टनल में भी ग्रेविटी थी। इस बार जाते जाते उसने टनल में लाइट्स लगाई। विंडो पे पहुंचा, एलियन को नूडल्स से बनाया हुआ उसकी शिप का मॉडल दिखाया। एलियन इस बार और करीब आया और रायलैंड ने देखा वो एक चलते हुए पत्थर जैसा दिखता था। जब रायलैंड ने हाई कहा, एलियन ने अपना मुंह खोला और ऐसी दर्दनाक आवाज निकाली कि रायलैंड चिल्ला पड़ा। एक टूल डिफेंसिव तरीके से हिलाते हुए एलियन डर के पीछे हट गया। तो रायलैंड ने अपनी रिएक्शन के लिए सॉरी बोला। जब भी रायलैंड हाथ या
बॉडी हिलाता, एलियन उसकी नकल करता। जल्द ही दोनों बहुत सारे सिली पोजेस कर रहे। फिर एलन विंडो पोकिंग करने लगा तो रायलैंड ने भी वापस पोक किया। उसे समझने में टाइम लगा कि एलियन एक्चुअली उसके पीछे पॉइंट कर रहा था, क्योंकि उसने एक और मैसेज छोड़ा था। रायलैंड ने वो खोला, अंदर एक अजीब सा कॉलर था। इशारों से एलन बार बार हेलमेट उतारने को कह रहा था, पर रायलैंड ने मना कर दिया। लाइट्स बंद होने लगी तो रायलैंड को जाना था, पर वो रुक गया। एलियन बता रहा था कि टनल में ऑक्सीजन है। पहले रायलैंड को बहुत रिस्क लगा, पर कुछ हेजिटेशन के बाद उसने फाइनली हेलमेट उतार दिया और खुशी से कंफर्म किया कि सांस बिल्कुल ठीक आ रही। बाद में शिप पे रायलैंड ने पहली चीज स्टडी की जो मैसेज में मिली थी। वो पेट्रोवल लाइन थी, मतलब एलियन भी इसकी वजह से यहाँ था। उसका प्लेनेट भी मरते हुए सूरज की वजह से ट्रबल में था। रायलैंड टनल पे गया और बोला कि उन्हें मिलकर काम करना चाहिए, पर पहले कम्युनिकेशन का रास्ता निकालते हैं। उसने सोचा कि मैथ यूनिवर्सल है और मेजरिंग टेप दिखाया। एलियन ने शिप की वॉल में एक ड्रॉयर खोला और रायलैंड ने टेप दी, पर एलियन सिर्फ उसे खेलता रहा। आगे उसने एक क्लॉक दिखाया, कोई रिएक्शन नहीं। रायलैंड ने नोटिस किया एलियन की शिप अंदर से डार्क थी और क्रिएचर का कोई फेस नहीं दिख रहा था। उसने थ्योरी बनाई कि क्रिएचर ब्लाइंड है और एकोलोकेशन यूज करते हैं। बाद में एलियन का नाम रखा रॉकी। वापस अपनी शिप पे गया और क्लॉक मॉडिफाई किया। नंबर्स पॉप अप करने वाले जब रॉकी को दिखाया तब फाइनली समझ आया और खुशी से डांस किया। रायलैंड ने थम्स अप सिखाने की कोशिश की, पर रॉकी की बाजू की शेप सिर्फ थम्स डाउन अलो करती थी। अचानक रॉकी गायब हुआ और एक और अजीब ऑब्जेक्ट लेकर आया। उसके पार्ट्स पे सिंबल्स थे और वो रोटेट होते थे, पर रायलैंड ने कंक्लूड किया कि ये भी एक घड़ी है। कुछ ही देर में रायलैंड टनल में वापस अपना लैपटॉप और माइक्रोफोन लेकर आया। हर नंबर पॉइंट किया और रॉकी की आवाजें रिकॉर्ड करता रहा। घंटे गुजरते रहे जब रायलैंड रॉकी को चीजें दिखाता और उसके जवाब रिकॉर्ड करता। इस अजीब एलियन लैंग्वेज का एक ट्रांसलेटर बनने के लिए सब कुछ रिकॉर्ड करने लगा, अर्थ को भेजने के लिए। एलियन एक अननोन मटेरियल यूज करता था अपनी चीजें बनाने के लिए, तो रायलैंड ने उसे जेनानाइट नाम दिया। एक दिन रायलैंड ने रॉकी को एस्ट्रोफेज दिखाया। रॉकी ने तुरंत पहचाना और बोला ये बहुत बुरा है। कंफर्म किया कि दोनों एक ही वजह से वहाँ थे। फिर रॉकी ने कहा कि बहुत खुशी है कि अकेला नहीं हूँ, उसका भी एक क्रू था और वो भी मर चुके थे, बिल्कुल रायलैंड की तरह। दोनों ने एग्री किया वो साथ मिलके स्टार्स बचाएंगे और रायलैंड ने रॉकी को फिस्ट बम्प सिखाया। मॉडल्स और ट्रांसलेटर यूज करके रायलैंड ने अपना डाटा रॉकी के साथ डिस्कस किया। वो सॉफ्टवेयर में अलग अलग आवाजें ट्राई करता रहा जब तक एक मिली जो रॉकी को पसंद आई। रायलैंड टनल से सोने जाने लगा। रॉकी ने गलती से सोचा वो मर गया, तो रायलैंड ने उसे नींद का मतलब समझाया। रॉकी ने समझाया और अपनी भाषा में ट्रांसलेट किया, एक्सप्लेन करते हुए कि उसके सोसाइटी में प्रोटेक्शन के लिए साथ मिलके सोते हैं। वो रायलैंड के साथ भी सोना चाहता था, पर रायलैंड को ये बहुत अजीब लगा। उसने अपना नाम बदल लिया जब रॉकी ने कहा कि उसने अपने क्रू को देखा था और वो कभी नहीं उठे। रायलैंड बिस्तर का सामान ले आया और दोनों विंडो के पास साथ सो गए। एक और फ्लैशबैक में ईवा ने रायलैंड को 3 एस्ट्रोनॉट से मिलवाया जो मिशन के लिए चूज किए गए थे। उन्होंने कहा कि वो शिप में कोई ऐसी चीज चाहते थे जिससे वो मिशन के बाद सेल्फ एग्जिट कर सके, वरना उन्हें भूखे मरना पड़ता और वो बहुत लंबा होता। रायलैंड ने उन्हें इंजन दिखाया और एस्ट्रोफेज कुछ ही सेकंड्स में 1 टन मेटल पिघला देता था। प्रेजेंट में रायलैंड अपनी कंफ्यूजिंग मेमोरीज से डील कर रहा था जब अचानक एक आवाज आई। दरवाजा खोला और पता चला कि रॉकी एक छोटे प्रेशराइज्ड बबल में अपने पर्सनल एस्ट्रोनॉट सूट में उसकी शिप में आ गया था। वो पूरी शिप में घूम के ह्यूमन टेक्नोलॉजी देख रहा था और रायलैंड को मैसी रहने पर डांट रहा था। रायलैंड ने समझाने की कोशिश की कि उन्हें अलग अलग अपनी शिप में काम करना चाहिए, पर रॉकी ने सुना ही नहीं। वो यहाँ अपना खुद का रूम चाहता था ताकि वो उसके साथ काम कर सके। रायलैंड कंप्लेन करता था कि रॉकी बहुत बॉसी था जब साथ काम करते थे और उसे खाते हुए देखना एक बहुत ही अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस था। रॉकी दीवार के आर पार देख सकता था और उसकी सुनने की शक्ति बहुत तेज थी, तो रायलैंड की कोई भी प्राइवेसी या पर्सनल स्पेस नहीं बची। एक इम्पोर्टेंट चीज भी डिस्कवर की, एलियंस रेडिएशन के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। रायलैंड ने एक्सप्लेन किया कि रेडिएशन ने ही उसकी क्रू को मारा था और रॉकी इसलिए बचा क्योंकि उसका वर्कशॉप एस्ट्रोफेज के पास था जिसने उसे प्रोटेक्ट किया। दोनों ने डिसाइड किया कि उन्हें एस्ट्रोफेज सैंपल्स चाहिए, तो रायलैंड ने शिप डिस्कनेक्ट की और नियरेस्ट प्लेनेट की तरफ निकल गया। ट्रिप में 11 दिन लगे, तो रायलैंड ने वो वक्त रॉकी को अर्थ की रिकॉर्डिंग दिखाते हुए गुजारा। रॉकी ने शेयर किया कि उसकी एक मेट है जिसके साथ वो 186 सालों से है और एक फ्लैशबैक में रायलैंड और टीम शिप के बार में थे, पर वो अनकंफर्टेबल था तो निकल गया। जब ईवा से बात की
की तो उसने कहा कि सब खुश हैं जबकि वो मरने जा रहे हैं। ये अजीब नहीं लगता? इवा ने एक्सप्लेन किया कि ये भाईचारा ही एस्ट्रोनॉट्स को उनके काम के मुश्किल पहलुओं से डील करने में मदद करती है। दोनों वापस बार में जाने का डिसाइड कर लिया। प्रेजेंट में शिप प्लेनेट तक पहुंची और रायलैंड उसके रंगों से हैरान हो गया। स्पेस वॉक किया और एक मशीन से ऐसी लाइट एक्टिवेट की जो हजारों एस्ट्रोफेज को अट्रैक्ट कर गई। एक खूबसूरत ग्लो बना। रॉकी और रायलैंड ने नाम के आइडियाज डिस्कस किए और डिसाइड किया प्लेनेट का नाम एड्रियन रखेंगे। सैंपल्स शिप में वापस ले आए तो टेस्ट किया। उन्हें शौक हुआ कि सेम अमाउंट एस्ट्रोफेज प्लेनेट पे आता है और चला जाता है। ये कोई मतलब नहीं बनता था क्योंकि वो वहाँ रिप्रोड्यूस करने आते थे। और एक टेस्ट ने रिवील किया कि एस्ट्रोफेज के साथ बैक्टीरिया भी मिले हैं, मतलब एड्रियन पे लाइफ है। रॉकी ने रियलाइज किया कि एड्रियन पे कोई बीइंग एस्ट्रोफेज को प्रेडेटर की तरह मार रही है। एस्ट्रोफेज को कंट्रोल में रखना मतलब वो सन को किल करना इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। अगर वो प्रेडेटर्स पकड़ के अपने प्लैनेट्स पे जाएं, वो अपना घर बचा सकते हैं। ये बैक्टीरियल प्रेडेटर्स शायद क्लाउड्स में हैं, जहां एस्ट्रोफेज रिप्रोड्यूस करते हैं, पर शिप एटमॉस्फेयर में घुसने के लिए नहीं बनी थी। रॉकी ने कहा वो इतनी लंबी चेन बना सकता है जो क्लाउड्स तक सैंपल कलेक्ट कर सके, और रायलैंड ने इसे फिशिंग से कंपेयर किया क्योंकि वो कोई एक्सपीरियंस पायलट नहीं था और अभी तक तो इम्प्रोवाइज ही कर रहा था। उड़ने के लिए उसने प्रैक्टिस की ताकि शिप एटमॉस्फेयर के बहुत नजदीक ना जाए। जब रायलैंड प्रैक्टिस कर रहा था, रॉकी अर्थ के लिए वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा था, ये सोचते हुए कि ये लाइव ब्रॉडकास्ट है। रायलैंड ने एक्सप्लेन किया कि सारी फाइंडिंग्स बाद में प्रोब से भेजेंगे। तो रॉकी ने पूछा कि वो वापस जाके खुद क्यों नहीं एक्सप्लेन करता। जब रायलैंड ने कहा कि वो यहाँ मर जाएगा, रॉकी ने मानने से इनकार कर दिया और ऑफर किया कि वो अपना कुछ फ्यूल दे सकता है, उसकी ट्रिप स्लो हो जाएगी, पर इस तरह दोनों जिएंगे। रायलैंड रोया और रॉकी के बबल को हग किया। एक और फ्लैशबैक में रायलैंड और ईवा 3 दिन पहले एस्ट्रोनॉट डिपार्चर से बात कर रहे थे। अचानक लैब में ब्लास्ट हुआ और पूरी बिल्डिंग आग में गई। प्रेजेंट में रायलैंड केयरफुली शिप को एटमॉस्फेयर के जितना हो सके उतना करीब उड़ाया और चेन प्रोब के साथ नीचे की तरफ छोड़ी, जो सैंपल्स कलेक्ट करने लगी। प्रोब काम खत्म करने के बाद रायलैंड स्पेस वॉक पे गया। उसे वापस लाने के लिए ये एक स्लो प्रोसेस था। तो शिप का वेट करते वक्त एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर से कुछ डैमेज हुआ। अचानक मेटल का एक टुकड़ा टूटा और रायलैंड को लगा वो बेहोश हो गया। शुक्र है वो जल्दी जाग गया, सिर्फ ये जानने के लिए कि प्रोब चेन से उसके नीचे लटका हुआ था। टेम्परेचर बढ़ती जा रही थी। रॉकी ने कहा सच में जाना पड़ेगा, अंदर आओ और बाद में नया सैंपल ले लेते हैं। रायलैंड ने मना कर दिया और प्रोब पकड़ने के लिए कूद गया, पर एक और लूज पीस ने मारा और वो टीथर में उलझ गया। उसने डिसाइड किया, उसने छुरा निकालकर टीथर काटा और हाथ से शिप पकड़ ली। जल्दी जल्दी अंदर घुस गया। बाद में शिप प्लेनेट से भागी और हल अभी भी टूट रहा था और ये ब्लास्ट हो सकती थी। रायलैंड ने शिप को हद से ज्यादा पुश किया, जितना फास्ट हो सके, और जब एड्रियन से काफी दूर हो गए, फाइनली सारे इंजन्स बंद कर दिए। बदकिस्मती से शिप चलती रही और एक अनकंट्रोलेबल स्पिन में फंस गई। रायलैंड ने रियलाइज किया कि टैंक में होल था और 2 कंटेनर से फ्यूल निकल रहा था, तो उन्हें इजेक्ट करना था। सारी हिलावट के बावजूद रायलैंड ने किसी तरह बटन्स दबा दिए। जैसे ही वो 2 कंटेनर्स गए, शिप नॉर्मल हो गई, लेकिन अचानक मूवमेंट से दोनों बेहोश हो गए। रायलैंड जागा और सेंट्रीफ्यूगल ग्रेविटी बटन दबाने की कोशिश की, लेकिन फिर बेहोश हो गया। रॉकी भी जागा और बार बार इससे बात करने की कोशिश की, लेकिन ट्रांसलेटर काम नहीं कर रहा था। डेस्परेट होकर रॉकी अपने बबल से बाहर निकला और खुद बटन्स दबाए। शिप धीरे होने लगी और अंदर ग्रेविटी भी स्टेबल हो गई। बाहर रहना रॉकी को हर्ट कर रहा था, पर इसका उससे कोई परवाह नहीं। वो रायलैंड को मेडिकल बे ले गया। जब शिप के रोबोट्स अपने दोस्त का ख्याल रख रहे थे, रॉकी बेहोश हो गया और फ्लैशबैक में पता चला कि एक गलती से एस्ट्रोफेज को हैंडल करते वक्त लैब में ब्लास्ट हो गया था। साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट और उसका बैकअप दोनों मर गए और उनके पास नई ट्रेनिंग देने का वक्त नहीं था। तो ईवा ने रायलैंड से जाने को कहा, उसने नहीं माना और एक बड़ा आर्गुमेंट हुआ, जो और बुरा हो गया जब ईवा ने पॉइंट आउट किया कि रायलैंड की ना कोई फैमिली है, ना दोस्त, ना एक पेट भी। उसने उसे 3 घंटे दिए, सोच लो। प्रेजेंट में रायलैंड जागा और फ्लोर पे दाग फॉलो किया जो रॉकी के खून जैसी चीज लगती थी। खुशी हुई जब पता चला कि रॉकी अपने बबल में वापस आ गया था और रिकवर करने के लिए सो रहा था। वो उसके पास बैठ गया ताकि दोनों पहले की तरह साथ सो सके। बाद में रायलैंड को रॉकी का एक मैसेज मिला कंप्यूटर पे, अपना घर बचाओ। वो काम में लग गए और कंफर्म किया कि वो बैक्टीरिया हासिल कर चुके हैं जो एस्ट्रोफेज खाते हैं। उसका नाम
रखा टमोवा और उसे ज़ेनानाइट कंटेनर्स में कल्टीवेट करना शुरू किया। इसे एक ऐसे तरीके से म्यूटेट किया जिसमें ये वीनस एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर सके। जैसे जैसे दिन गुजरे रायलैंड चिंतित होता रहा क्योंकि रॉकी नहीं जाग रहा था। वो इससे बार बार बात करता और उसके बबल पे ड्राइंग लगाता रहा। कुछ वक्त बाद रायलैंड सो रहा था जब अचानक एक आवाज से जागा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रॉकी ठीक था, उसने एकदम हग किया। फिर दोनों ने टमोहा फार्म देखा जिसमें अच्छी खासी अमाउंट बैक्टीरिया था, मतलब फाइनली घर जा सकते हैं, और वो सेलिब्रेट करने लगे। रॉकी ने ज़ेनानाइट अपने लिम्स पे लगाई। ओकेजन के लिए स्पेशल क्लोथिंग, रायलैंड ने पेपर हैट्स बनाए और रॉकी को एक लैपटॉप दिया जिसमें फुल ऑफ ह्यूमन नॉलेज थी। एक स्ट्रेस बॉल भी दिया यादगार के तौर पर। रॉकी बुरा माना क्योंकि उसके पास कुछ देने को नहीं था, तो रायलैंड ने कहा कि वो अपनी शिप दिखाए। जब दोनों स्पेसशिप्स फाइनली कनेक्ट हुई, रायलैंड ने ज़ेनानाइट सूट पहना और रॉकी ने उसे अपनी जगह का टूर दिया। वो अमेजिंग टेक्नोलॉजी देखकर हैरान था जब एक और मेमोरी आई। 3 घंटे बाद रायलैंड ने इवा को कहा था कि वो मिशन पे नहीं जाएगा। इवा ने ग्रेटर गुड का मतलब समझाया, फिर अपने आदमियों को बुलाया। रायलैंड भाग गया पर गार्ड्स ने जल्दी पकड़ लिया और इसे सेडेटिव इंजेक्ट कर दिया, मतलब उसे फोर्सफुली शिप में डाल दिया गया था। प्रेजेंट में रॉकी ने रायलैंड की शिप की डैमेज ठीक करने में मदद की और फाइनली घर जाने का वक्त आ गया। टनल में बहुत ही इमोशनल गुड बाय हुआ, सिली मूव्स किए और अलग हो गए। शिप अलग अलग डायरेक्शंस में गई और रायलैंड को फिर से अकेले रहने की आदत डालनी पड़ी। कुछ ही वक्त में मैरी ने चेतावनी दी कि शिप में कंटामिनेशन डिटेक्ट हुआ है, तो उसने इंजन्स बंद करके इन्वेस्टिगेट किया। जब टमोवा चेक किया, वो ज़ेनानाइट कंटेनर तोड़ चुका था। उसने तुरंत कंटेनर्स चेंज किए और सारी बैक्टीरिया एक सील्ड बॉक्स में डाली। पर अब वो रॉकी के लिए चिंतित था। उसकी शिप पूरी तरह ज़ेनानाइट से बनी। अगर टमोवा वहां पहुंचा तो वो फ्यूल खा जाते और रॉकी हमेशा के लिए स्पेस में फंस जाता। तो रायलैंड ने कैलकुलेट किया कि रॉकी को बचाना और घर जाने में कितना टाइम लगता, और बदकिस्मती से दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं थे। अपने बेस्ट फ्रेंड को मरने देने से इनकार करते हुए रायलैंड ने अपनी सारी रिसर्च और बैक्टीरिया फार्म प्रोब्स में पैक करी और उन्हें अर्थ की तरफ भेज दिया जैसे ओरिजिनली प्लान था। बाद में उसने शिप का रूट चेंज कर दिया। कुछ ही दिन बाद रायलैंड को रॉकी की शिप मिली, स्पेस वॉक किया और पास पहुंचा। फिर डेस्परेटली विंडो पे पीटता रहा जब तक रॉकी ने दरवाजा नहीं खोला। काफी सालों बाद भविष्य में प्रोब्स अर्थ पे लैंड किया और ईवा रॉकी को रिकॉर्डिंग्स में देख पाई। प्लेनेट फ्रीज होना शुरू हो चुका था पर अब वो उस पर काम कर सकते थे, जबकि रॉकी का प्लेनेट पहले ही बच चुका था और रायलैंड का वहाँ अपना घर था। उसने एलियन लैंग्वेज सीख ली थी और रॉकी से बिना ट्रांसलेटर के बात कर सकता था। एक दिन रॉकी ने बताया कि साइंटिस्ट एक स्पेस शिप बना चुके हैं ताकि वो फाइनली अर्थ वापस जा सके, लेकिन उसने वहाँ रहने का डिसाइड किया और छोटे एलियन बच्चों को टीचर के रूप में पढ़ाता रहा। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।